मॉर्निंग लो जी, कैश मैनेजमेंट कल कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है जी। दो मेथड थे उसमें, पहला बबल मॉडल, मानना क्या उनका कि कैश हर महीने कैसा रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरा मेथड देखा हमने, क्या नाम था, मिलर मॉडल। वहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए एनुअल रिक्वायरमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह क्या ले लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, वेरिएंस ले लिया हमने, ठीक है जी। आइए जरा, नया चैप्टर है लिवरेज, नेक्स्ट चैप्टर है लिवरेज। बीएसटी में है ये कहीं वर्ड, बीएसटी में कहीं पर है ये, थोड़ा बहुत है शायद वहाँ पर, चलिए ध्यान से समझिए जरा। बताइए जरा, बैंक पर भी 10% की रिटर्न है और रिलायंस का शेयर है मान लीजिए, उस पर भी 10% साल की रिटर्न है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करेंगे? क्यों? रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, कहाँ रिस्क है? वर्ल्ड फेमस कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है, मुकेश अंबानी की अपनी गुडविल है, ये 10 कहाँ इन्वेस्ट करें? बैंक में करें। देखिए कंपनी में आप लोग पढ़ेंगे भी, कंपनीज एक्ट, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, सब्जेक्ट टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक बार पैसे दे दिए और कल को कंपनी में कुछ भी उठापटक होगी, उसे कुछ वापस मिलने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैंक के ऊपर कौन बैठा है? आरबीआई। आरबीआई ने गारंटी दी हुई है कि आपका पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। तो दोनों में अगर रिटर्न सेम है तो डेफिनेटली हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जहां पर रिस्क कम है। यानी एक बात तो तय है, जब कभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमें रिटर्न्स भी देखनी चाहिए, साथ साथ किसे देखें? रिस्क को भी देखना चाहिए। ये वर्ड हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया ना। 11th में देखा, बिजनेस की एंट्री पास करी, 12th में एंट्री पास करी, फाउंडेशन में भी पढ़ लिया हमने, लेकिन बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क। मेरठ का एक किस्सा है, अभी आपने सुना होगा, एक व्यक्ति ने यहीं खैर नगर के पास ही, एक डॉक्टर साहब थे, उन्हें अलादीन का चिराग बेच दिया, और वो भी बहुत महंगे रेट पर, 2-2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया, बताओ। अब डॉक्टर साहब कहने को लंदन से पढ़कर आए हैं, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मतलब किसी के पास है अगर चिराग तो वो बेचेगा क्यों? मैं कह रहा हूँ पहले तो है ही नहीं, वो कह रहा है तो भैया फिर तू बेची क्यों रहा है? सही बात है, तेरा लिविंग स्टैंडर्ड अलग ही होगा, फिर तो हर चीज है तेरे पास। तो रिस्क, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल, अभी भी सुनते रहते हैं कि वो कह रहे हैं जी हम आपका पैसे 3 महीने में डबल कर देंगे। ठीक है, ये बात आपके पास है, लेकिन हमें रिटर्न्स तो देख रहे हैं हम 3 महीने में डबल है, रिस्क भी तो देखो, क्या इसने कुछ लोगों के पैसे डबल करे हैं और कितने साल से ये इस इंडस्ट्री में है। मेरठ में ही एक कंपनी थी, कुबेर फाइनेंशियल लिमिटेड, बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले की बात। कुबेर वालों का स्कूल भी है आज भी मोतीपुरम की तरफ। उस कंपनी का एक था, हम 3 साल में पैसे डबल करते हैं। बहुत लोगों ने पैसे डिपॉजिट करे, 3 साल बाद जब पैसे आ गए, लोगों ने और पैसे मिलाकर फिर से दे दिए उन्हें, फिर से 3 साल में डबल, बस 2 बार ही डबल हुए हैं वो। नहीं 3 साल में डबल, लोगों को लगा तो अच्छी कंपनी है, फिर डबल, फिर लोगों को लगा और घर बेच कर लिया है कि 2 घर हो जाएंगे 3 साल में, और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं है कहाँ है। बिजनेस में ठीक है ये बात, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, कहीं पर आपको पैसे से पैसा कमाना है, अपॉर्चुनिटी है, रिटर्न्स के साथ साथ हमें और क्या कंसिडर करना चाहिए? रिस्क एलिमेंट भी तो देखना चाहिए कि किसी बिजनेस में कितना रिस्क है। और देखिए हम हर जगह रिस्क को देखते हैं, मजेदार बात, लेकिन जब पैसा लगाने की बारी आती है लोग पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं। चंडीगढ़ में आप जाइए, चंडीगढ़ जैसे शास्त्री नगर में भी ये सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, चंडीगढ़ में भी सेक्टर है। यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब है, 11, 12 के बाद फिर 14 है, सेक्टर 13 गायब है। क्यों? सेक्टर 12 के बाद 14 है, सेक्टर 13 है ही नहीं वहां पर। क्यों? रिस्क है।
ऐसा कहते हैं, लोगों का मानना है कि 13 नंबर उतना अच्छा नंबर नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। जनरली हाउस नंबर 13 का लोग घर खरीदते नहीं, मानते हैं, ऐसा मिथ है। अब कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी घर खरीदने से पहले आप नंबर्स भी देखते हैं। लोग गाड़ियों का, जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसका नंबर का टोटल देखते हैं कि 13 तो नहीं आ रहा, यहाँ तक भी लोग देखते हैं लोग। ऐसा घर की शेप कैसी है, ऐसा तो नहीं है शेप कि दीवारें यहाँ से चौड़ी है फिर पतला हो गया, तो वो लोग अच्छा नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं। चौराहे पर कोई घर पड़ा तो वो उसको बेकार मानते हैं कि तो भूत प्रेत आ जाएंगे यहाँ पर। मतलब लोग इतना ज़्यादा विचार करते हैं कि भूत है इसके अंदर। भूतों की भी अलग अलग प्रजाति हैं, चुड़ैल हैं, डायन हैं, मेल फीमेल वर्जन है ना भूतों में भी, सब तरह के हैं। तो सब आप देखिए, घर में हवन कराते हैं, मुहूर्त कराते हैं ना, शौक का हवन कराते हैं, मुहूर्त कराते हैं, और वहाँ भी यही होता है। पंडित जी एक वर्ड जरूर कहते हैं, भूत पिशाच जो है सब भाग जाएं। यानी मन में कहीं ना कहीं हम रिस्क एलिमेंट को हटाना चाहते हैं। मूवी आई थी एक, हाउस नंबर 13 भी एक मूवी है, काफ़ी हिट रही थी मूवी। तो उसमें भी यही है, वो 13 नंबर का कोई फ्लैट लेते हैं और बस भूत प्रेत है वहाँ। बढ़िया मूवी है वो। उसमें वो जब टीवी चलाते हैं तो टीवी अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है वो आता था उस पर लाइव। उनकी लाइफ में अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है, जो भी चैनल लगा उस पर वही आता था। तो शुरू में समझ नहीं पाते, फिर उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। मूवीज़ में यही सब चलता है। तो बाद में पता चलता 13 नंबर की वजह से ऐसा है, उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो यहाँ तक भी लोग विचार करते हैं। सेक्टर का सेक्टर ही गायब है, घर नहीं खरीदना चाहते, दुकानों की शेप देखते हैं कहाँ है, लोकेशन देखते हैं कि इस लोकेशन पूर्व दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस सब चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब पैसा इन्वेस्ट करने की बारी आती है, शेयर मार्केट में लोग ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। किसी पनवाड़ी जी से बात कर रहे हैं, उसने कहा तो रिलायंस का शेयर बहुत तेज होने वाला भाई साहब, मुझे रिलायंस का शेयर ही खरीद ली। उस पनवाड़ी को पता है, इतनी अकल है उसको भाई, उसको अपने बिजनेस की अकल हो सकती है, लेकिन क्या उसे शेयर मार्केट की नॉलेज होगी? नहीं होगी। उसने कहीं से सुना, उसने कहीं छेप दी बात। आप उसकी बातें सुनकर, लोग शमशान घाट में जाते हैं, पता है आपको ये बात? शमशान घाट में अघोरी होते हैं जो वहीं रहते हैं, बस उन्हें 10 रुपये देते हैं कि बाबा रिलायंस का शेयर बढ़ेगा क्या, जा बच्चा खरीद ले। ऐसे थोड़ी होता है इन्वेस्टमेंट। वो मंत्र से पढ़ेंगे, 2-4 ऐसे करेंगे, 2-4 झाड़ू चीज के मारेंगे, जा बच्चा जा। तो लोग मतलब नई नई चीजें करते हैं, वहां रिस्क देखते ही नहीं कि बाबा को थोड़ी शेयर मार्केट की नॉलेज है। बस जैसा बाबा ने कहा वैसा शेयर खरीद लिया, टीवी पर देख लिया, सुन लिया, वहां ऐसा सुन लिया। इस चैप्टर में बेसिकली यही सीखना है, कैसे किसी कंपनी में रिस्क को आइडेंटिफाई करें। रिस्क पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है? नेगेटिव। ज्यादा होना चाहिए रिस्क या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कोई भी काम करें आज के बाद, कोई भी शेयर खरीदें, बिजनेस करें, कोशिश कीजिए 2 चीजें ध्यान रखें। आज से पहले आप एक ही चीज ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी पीछे कंपनी चली थी JVC फाइनेंस कर, उसका कहना था आप हमें आज पैसे दो, 20 साल के बाद हम आपको 100 गुना पैसे देंगे, 100 टाइम्स। 1 लाख दो, 1 करोड़ रुपए लो, 1000 रुपए दो, 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे। को पूछे क्या कर दो, चंदन के पेड़ लगाएंगे आप। बस 5 साल बाद पेड़ लग गए, सब गायब हो गए। तो आपको ठीक है, वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न्स की कर रहा है, रिस्क भी तो देखो, चेक करो क्या इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस है, क्या RBI इनके परमिशन दी हुई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब फर्जी लोग होते हैं, सब फ्रॉड होते हैं। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कुछ, बस ऐसे ही चल रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर फ्रॉड लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बिजनेस में कोई भी काम करें, इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर खरीदना है, कुछ भी काम करें आप, सबसे पहले तो देखिए क्या कमाएंगे। ठीक है, अच्छी खासी रिटर्न आ रही है, वो भी सीखेंगे रिटर्न कैसे देखें। और फिर दूसरा काम हमें करना है कि इसे कमाने के लिए रिस्क क्या है। यहां देखिए, आपने कहा सर दोनों की रिटर्न कंपैरिजन कर लेते हैं, बराबर है, तो आप ही ने तो कहा भी कि सर बेटर है फिर रिलायंस में क्यों इन्वेस्ट करें हम, फिर तो बेटर क्या है हमारे लिए, बैंक है, क्योंकि बैंक में भी उतनी रिटर्न है और रिस्क कैसा है हमारे पास, कम है। तो चैप्टर की बेसिक थीम यही है,
हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के रिस्क को भी एनालाइज करना है। कोशिश करनी है रिस्क कैसा हो, मिनिमम हो। कम से कम रिस्क होगा तो हमारी फेवर की बात है। कम से कम रिस्क हो, ये हमारे लिए बेटर, या ऐसा कह सकते हैं हम हाईएस्ट रिटर्न एट लोएस्ट रिस्क। रिस्क कम हो, रिटर्न्स ज्यादा हो, ये तो सीखना है। रिटर्न्स वाले चैप्टर बाद में सीख लेंगे, हम आएंगे धीरे धीरे। फिलहाल आज हमारा फोकस है कैसे आइडेंटिफाई करें किसी कंपनी में कितना रिस्क है। लिखिए थीम ऑफ द चैप्टर, रिस्क। चैप्टर का नाम है लिवरेज। लिवरेज थीम ऑफ द चैप्टर, लिखिए थीम ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ द चैप्टर। यस सर। फर्स्ट वन लिखिए, रोमन नंबर 1, लिवरेज इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। Leverage is the measurement of risk. And higher the leverage means high risk. And higher the leverage means high risk. And lower the leverage means low risk. Lower the leverage means low risk. चैप्टर का नाम पहली बार सुना हमने, तो लिवरेज कुछ नहीं है, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, कोई सैंडविच बर्गर पिज्जा नहीं है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। हायर लिवरेज मीन्स हाई रिस्क, लोअर लिवरेज मीन्स लो रिस्क। सेकेंड वन लिखिए, सो इन दिस चैप्टर, सो इन दिस चैप्टर, सेकेंड पॉइंट, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड आउट, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड आउट risk oblique leverage. So in this chapter we have to find out risk या फिर oblique leverage of each company, of each company, and select that company, and select that company, and select that company which have highest return and lowest risk. हाईएस्ट रिटर्न एंड लोएस्ट रिस्क। हमें वो कंपनी डिसाइड करनी है जहां पर रिटर्न्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और रिस्क कैसा हो, कम से कम। रिस्क कैसा हो, कम से कम। इसलिए सोचिए मेरी कंपनी है, मैं प्रमोटर हूँ, आप पढ़ेंगे कंपनी चेक के अंदर। प्रमोटर मतलब जिसके माइंड में सबसे पहली बार विचार आया कंपनी किस चीज़ की होगी, इनकॉर्पोरेशन जो करे। तो सारी बातें मुझे पता होंगी ना कंपनी के बारे में, भाई मुझसे बेहतर कौन जानेगा, तो मैंने कंपनी बनाई। अब सोचिए मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर कंपनी अच्छी होगी तो मैं ही रखूँगा ना ज़्यादा। मेरे पास शेयर्स तो हैं लेकिन मैंने उन शेयर्स को गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, लोन ले लिया। जब भी शेयर खरीदें, बहुत बेसिक सी बात है, कभी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स ना खरीदें जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम हो या उसने ज़्यादातर शेयर्स गिरवी रख रखे हैं। ज़्यादातर शेयर, देखिए इसका मतलब सुबह पैसा ही नहीं है। yes, वो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है कंपनी में, रिस्क है ये। हज़ारों कंपनी है, जरूरी है इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? मत कीजिए इस कंपनी में इन्वेस्ट और ढूंढ लीजिएगा अच्छी कंपनी। तो वहाँ भी हम क्राइटेरिया यही लगाते हैं, वो कंपनी ढूंढिए जहाँ रिस्क कम है। एक पैरामीटर रिस्क का हो गया, एक पैरामीटर रिटर्न्स का हो गया, टॉप 10 सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें से आपको लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट एफडी से कहीं ज़्यादा होगा। तो यही हमारी बेसिक थीम है। थर्ड पॉइंट लिखे, तो ऐसा कह सकते हैं हम, लोअर द लिवरेज मीन्स, लोअर द लिवरेज बेटर द कंपनी, लोअर द लिवरेज बेटर द कंपनी।
लिवरेज जितना कम होगा उतनी कंपनी बेहतर होगी। लोअर द लिवरेज बेटर द कंपनी। ठीक है बात। कॉन्सेप्ट 2 लिखिए। कॉन्सेप्ट 2 तो बेसिक थीम तो यह है कि लिवरेज का मतलब सीख लिया हमें, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फायदा है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। देखिए भूत प्रेत के मैंने आपको टाइप बताया ना, राक्षस भी कह सकते हैं, चुड़ैल है, डायन है, भूत है, आत्मा है, प्रेत आत्मा है, ऐसे ही लिवरेज के भी अलग अलग टाइप हैं। लिखिए जरा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। 3 टाइप होते हैं इसके, तीनों आज ही सीख लेंगे हम। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड वन इज कंबाइंड लिवरेज। तीन है बस, ये 3 चीजें सीखनी है हमें इस चैप्टर में। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, 3 है। ठीक है बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज। ये देखते हैं कैसे पहचाने किस कंपनी में रिस्क है। पहला तरीका सीख रहे हैं हम। किसी भी कंपनी को जज करने का सबसे पहला तरीका, रिस्क को नापने का पहला तरीका, जैसे टेम्परेचर होता है ना, थर्मामीटर से लेते हैं, तो मेजरमेंट है ना तरीका, दिल की धड़कन के लिए वो स्कोप से रखते हैं वो डॉक्टर। तो ऐसी इसका भी हमारे पास अलग अलग मेजरमेंट है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लिवरेज, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना। लो जी, 2 कंपनी है, राहु एंड केतु। ठीक है ये बात। आपको बताना है कौन सी कंपनी बेहतर है। सेल्स 1 लाख है, इसकी भी 1 लाख है, और कुछ नहीं बताना। कौन सी बेहतर है? दोनों ही सेम है। सही कह रहे हैं आप। वेरिएबल कॉस्ट 60% है, 60,000। हमने इनकम स्टेटमेंट याद किया था ना फर्स्ट डे। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन। कितना बचा? कौन सी कंपनी बेहतर है? दोनों ही सेम है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट यहां 30,000 रुपये है, यहां 10,000 रुपये है। अब बताइए, दिस इज नोन एज EBIT, पढ़ा था ना? ये कितना आएगा और ये? अब बताइए हालात क्या है, कौन सी कंपनी बेहतर है दोनों में, राहु या केतु? क्यों? देखिए लॉकडाउन में सीख लिया हमने बात, वो लोगों को दिक्कत नहीं आई जिनकी जान को फिक्स खर्च नहीं है। जो लोग बेचारे रेंट पर रह रहे थे उनको बड़ी दिक्कत है, जिनके बिजनेसेस रेंट पर थे उनको दिक्कत आई। जो खुद के घर में रह रहे हैं और दुकान खुद की है उनको दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, कमाया नहीं, खर्च भी तो नहीं हुआ। दिक्कत कहाँ होती है? कमाई तो हो नहीं रही और एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जब बुरा वक्त आता है, तो सेल नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी। अरे गुड्स बनाएंगे क्यों फिर हम? लॉकडाउन में सेल नहीं हुई तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं हुई, और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं हुई। तो ठीक है, मैंने कुछ कमाया नहीं, गंवाया भी तो नहीं। ऐसी कंपनी बेहतर मानी जाती है जहां पर फिक्स खर्चे ज्यादा हो या कम हो? कम हो। कोशिश कीजिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहां फिक्स्ड कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 हो। होती तो है हालांकि, क्योंकि या तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन है, या फिर रेंट पर लेंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चे रहते ही हैं। फिर भी कोशिश कीजिए, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं 2 कंपनीज में, कौन सी कंपनी बेहतर कंपनी होगी जहां फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है या कम है? कम से कम। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा, मान लीजिए सेल घट गई
और ये कंट्रीब्यूशन घटकर 10,000 रह गया, 15,000 रुपये रह गया। 15,000 यहाँ रह गया, 15 में से गए 10, कुछ तो मिला, 15 रह गया, 30 खर्च करने हैं, रेंट देना है 30,000 रुपये, कहाँ से आएगा? कमाए तो 15 ही है, देने 30,000 रुपये, तो आ गई ना दिक्कत की बात, लॉस आना शुरू हो जाएगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पर लिखिए, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड, क्या क्या खर्चे फिक्स्ड हो सकते हैं? कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिप्रिसिएशन, ETC एटसेट्रा, इसी की प्रजाति का कोई और खर्चा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट वन लिखिए। फॉर्मूला देखिए कितना आसान है, किसकी वजह से राइज होता है? ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशनल, ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब ऑपरेशनल लिवरेज। ऑपरेशनल मतलब जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। रेंट भी डे टू डे एक्सपेंसेस ही माना जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ना। फिक्स्ड कॉस्ट से पहले क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद क्या है, यही फॉर्मूला है। लिखिए फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। निकाल सकते हैं इसका ऑपरेटिंग लिवरेज, 40,000 अपॉन 10,000, नोट मत कीजिए इसे, 40,000 अपॉन 30,000, तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 1.33। और ये तो हम कह रहे हैं, आपने भी किसे सेलेक्ट किया था? केतु को। इसका लिवरेज ज्यादा है या कम है? कम है। और हम भी ये कह रहे हैं कि लिवरेज कम से कम होना बेहतर है, ज्यादा होना मतलब ज्यादा रिस्की। तो दोनों में लिवरेज कम इसका है, हम कहते हैं कौन सी कंपनी बेहतर है? केतु। तो बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत सिंपल सा मामला। तो ये जो आंसर आएगा ये रुपीज में आएगा, टाइम्स में आएगा, परसेंटेज में आएगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? ये टाइम्स में होता है। ये जो आंसर आएगा ये कैसे होएगा? टाइम्स में होएगा, या जनरली 4 लिख दे। टाइम्स के आगे जनरली टाइम्स लिखते नहीं है, बस 4। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 4 या ऑपरेटिंग लिवरेज इज 1.3। ये रुपीज नहीं है, परसेंटेज नहीं है। ठीक है बात। नेक्स्ट वन लिखिए, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बना लीजिए, लगे हाथ। इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए एक बार और। देखिए अच्छी बात यह है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, और दूसरी अच्छी बात है सबसे आसान चैप्टर है। कैश मैनेजमेंट से तो 2-4 नंबर का ही आता है, यहाँ से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और FM में और कॉस्ट में एक अच्छी बात और है, दोनों में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छी बात क्या है, दोनों में कोई चेंज नहीं आता। इनकम टैक्स में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हर साल चेंज हो जाता है। GST नया ही एक्ट आ गया, लॉ में भी कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज हो गया, बिजनेस लॉ में कुछ चेंज हो गया, डेट चेंज हो जाती है, पेनल्टी चेंज हो जाती है। कॉस्ट FM कोई भी लॉ से बनकर नहीं आया। हमने चैप्टर 1 पढ़ा कैश मैनेजमेंट, तो मैंने बताया इसमें ये एक्ट लगेगा। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो सबसे अच्छी खास बात इन दोनों सब्जेक्ट की जानते हैं क्या है? पिछले 50 सालों से कोई चेंज नहीं हुआ। इसका दूसरा मतलब समझ रहे हैं? इंस्टीट्यूट को जितने क्वेश्चन पूछने थे सब पूछ डाले, अब कुछ नया नहीं बचा। इनकम टैक्स में नया पूछ सकते हैं वो कि भाई पिछले साल गवर्नमेंट ने ये चेंज करे, उस पर 10 क्वेश्चन बनाए, पूछ लिया आपसे। हर बार उनके पास स्कोप है, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, इनकम टैक्स में बजट आएगा 1 फरवरी को, कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं वो। GST में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, 2 को मर्ज कर देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं।
ऑडिटिंग पेपर पढ़ेंगे, वो सारा इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट से मिलकर बना है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो हम इस सब्जेक्ट की खासियत, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास में उससे बाहर आएगा ही, क्योंकि सब पूछ ले ना, अब बचेगा उनके पास। पिछले 30 सालों में सब कुछ पूछ डाला, इधर से पलटकर ये उसके साथ सब कुछ आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो ये अच्छी बात है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फ्री के मार्क्स, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो एक बार इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। इनकम स्टेटमेंट है यार, बताइए। सेल्स माइनस वेरिएबल, क्योंकि मेन तो खर्चा यही है, फिक्स तो देना ही देना है। इसे हम कहते हैं इस प्रोडक्ट की वजह से क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसे हम लोग कहते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, EBT माइनस इनकम टैक्स। EAT। यहाँ तक नोट कीजिए, है ना। सबकी पेमेंट कर दीजिए। 2 बिजनेस के खर्चे हैं, एक फाइनेंशियल खर्चा है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का खर्चा है। कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो भी लेस कीजिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कौन से प्रॉफिट बचे, इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट हैं। यहीं से हमने EPS निकालना सीखा था, यहीं से के नीचे लिख लीजिए, EPS इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ने, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि शेयर्स 2 तरह के हैं, प्रेफरेंस भी तो है। तो डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था इनकम स्टेटमेंट। पूरी दुनिया आजकल इसी तरीके से बना रही है प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट के ज़माने लग गए अब। अब बताइए, शेयर मार्केट की इतनी बातें तो बेसिक सीख रहे हैं हम, कुछ फाउंडेशन में सीखी 2-4 बातें, कुछ यहाँ सीख लेंगे, तो कुछ तो बेहतर रिजल्ट हमारे होने चाहिए ना बाकी लोगों से। बाकी को तो ये नहीं पता कौन से शेयर अच्छे हैं, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए अच्छे बुरे, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं दी जा रही। करें क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आराम से। ये वही है सेम, फर्स्ट डे हमने सीखा था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। क्वेश्चन 2 है जी, फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन का, कुछ भी नई बात नहीं आने वाली एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड। सबकी पेमेंट कर दीजिए, अब जो बचेगा वो मालिकों का प्रॉफिट है। पढ़े जी क्वेश्चन 2। सेल्स है 50,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 60%। किसका 60%? सेल्स का। फिक्स कॉस्ट है 12,000 रुपये। फाइंड दी ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या करें इसके लिए? इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ तक बनाइए, जरा वर्किंग नोट बनाइए। देखिए, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, इंस्टीट्यूट ही कहता है उस कैलकुलेशन, ये आंसर तो नहीं है ना, आंसर तो ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है, तो एक हैबिट और डेवलप करें आज से। क्वेश्चन 2 जो भी कैलकुलेशन करें उसका नाम रखते हैं वर्किंग नोट, सीक्वेंस से चले। इसका नाम क्या रखते हैं? वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि आंसर नहीं है हमारा, ये तो आंसर को हेल्प करने की कैलकुलेशन है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है। सेल्स है 50,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 30,000। 30,000 डायरेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। क्या करें? 50,000 का करके दिखाना है वहां पर। तो बेवकूफ़ है कॉपी चेक करने वाले, मान लीजिए मंद बुद्धि है वो, उसे कुछ नहीं आता। उसे परेशान करेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, नंबर काट लेगा।
तो बिल्कुल मूर्ख है, उसे सब बातें डिटेल में बतानी कि 30,000 आया कैसे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% ऐसे आया। इंटरेस्ट बताइए कितना है, 12 नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 12,000, कितना है ये 8,000। फॉर्मूला लिखने की हैबिट मैंने आपसे कहा था डेवलप करनी है। ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 20,000 अपॉन 8,000, इट कम्स टू 2.5। ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2.5। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है यहाँ पर 2.5। दूसरी कंपनी का मान लीजिए 5 है, इसका 2.5 है, तो हम कह सकते हैं कंपनी बेहतर है। दूसरी कंपनी का 1.5 है, इसका 2.5 है, तो हम कह सकते हैं बेकार है। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार हो जाएगी। बढ़े आगे, कर सकते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, पक्की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, आप ही को करना है अभी। क्वेश्चन 3 है जी, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए पर यूनिट, यानी सेलिंग ये 1 यूनिट का प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है पर यूनिट। क्वांटिटी आ गई 20,000, यहीं तक पड़ी है। मैंने 20,000 ऐसे ऐसे पेन बेच दिए, एक पेन 15 रुपए का बेचता हूं, तो सेल आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, इंटरेस्ट है 15,000, टैक्स रेट 40%, शेयर्स हैं 5,000, EBIT, EPS, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, पहले पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, और वहीं से फिर सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। EBIT का आंसर आ जाएगा, EPS, ऑपरेटिंग लिवरेज। कीजिए शुरुआत, कीजिए ट्राई, आपको करना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन 2 से वहां लास्ट में क्या लिखा था, CA फाइनल 95 में चैप्टर C फाइनल में होता था। 2003 में मैंने बताया था आपको, इस स्टेज पर आ गया। ये सेल्स निकालिए, और वहां भी डायरेक्ट 3 लाख नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 20,000 इंटू 15, समझ रहे हैं? और एक बात और गौर से देखिए आपने, यहाँ देखिए एक बार, इधर देखिए सब। स्टेटमेंट जब कोई बनाते हैं तो माइनस को ब्रैकेट से दिखाते हैं। एक्सेल चलाइए आपने, एक्सेल वहाँ भी ब्रैकेट से माइनस हो जाता है। तो जब भी कभी स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाते हैं हम, तो माइनस यहाँ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना है। ब्रैकेट शोज नेगेटिव फिगर, ठीक है, ब्रैकेट शोज नेगेटिव फिगर। कुछ बच्चे ब्रैकेट का साइन नहीं लगाते हैं, ये गलत प्रेजेंटेशन में आता है, मार्क्स कट जाएंगे उसके।
गलत कर रहे हो बेटा आप, क्या क्या कर रहे हो आप? ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लेस करी आपने? 30,000। 1 लाख में से 30,000 गए तो 80,000 कैसे बचते हैं भाई? कौन सा कैलकुलेटर है? 40% बेटा। कौन सी इनकम बची अब लास्ट में टैक्स से पहले? ईबीटी। ईबीटी 40%। प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं इसमें, जीरो। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन बची। यानी अब जो ईएटी बचेगा वही सारा प्रॉफिट इक्विटी वालों का है। ईएटी माइनस प्रेफरेंस जीरो, तो जो प्रॉफिट बचे वो ईएटी के बराबर आ जाएंगे। टैक्स लेस कीजिए, ईबीटी आएगा शायद 55,000, है ना? 55,000 का 40% कीजिए 22,000, सो 33,000 आ जाएगा ईएटी। प्रेफरेंस है ही नहीं तो यही प्रॉफिट किसके हो जाएंगे? इक्विटी वालों के हो जाएंगे। तो यही लगे हाथ तो ईपीएस भी निकाल दीजिए, 6.6 ईपीएस निकालिए। हो गया तीनों पार्ट? गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो 3 चीजें पूछी हैं। ईबीआईटी तो स्टेटमेंट से आ गया। ईपीएस 33,000 डिवाइड बाय 5,000 6.6, और ऑपरेटिंग लिवरेज सीखा ही हमने अभी। कर लीजिए। तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है भाई? तो तुम्हारा कहाँ है? जंगे मैदान में जा रहे हो और हथियार घर छोड़ा है। सबको कैलकुलेटर लाना है, ठीक है? और कैलकुलेटर भी कोशिश करें जो आज यूज कर रहे हैं, अगर खो जाए तो वही सेम लेकर आए। एग्जामिनेशन हॉल में यही सेम कैलकुलेटर जाना चाहिए आपका। इसलिए बोलता हूँ क्लास में वही यूज़ करें, ये मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ ना करें, क्योंकि कैलकुलेटर पर उंगलियाँ फिक्स हो जाती हैं हमारी। एक ही कैलकुलेटर पर जब आप अगले 9-10 महीने यूज़ करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में लगभग एक पेपर में 10 मिनट बच सकते हैं आपकी न्यूमेरिकल में, और इस स्टेज पर 4.5 पेपर न्यूमेरिकल है, या एक नंबर की लड़ाई, यानी लगभग आपके पास 40-45 मिनट आपका कैलकुलेटर बचा सकता है। लेकिन वो तब है अगर रोज़ एक ही यूज़ कर रहे हैं, पड़ोसी से छीन झपट नहीं रहे, ये मोबाइल से कैलकुलेटर नहीं चला रहे, क्योंकि वो तो अलाउड नहीं है एग्जाम। तो वही कैलकुलेटर लें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है। हो गया जी? बढ़े आगे। क्वेश्चन 1 होमवर्क है, लिख लीजिए, गृह कार्य घर से करना है अपने अपने। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें आपको। 2 कंपनी है इस बार, एक्स और वाई। सेल्स है 20,000 यूनिट्स। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, 3 है खर्चे। ये तीनों फिक्स होते हैं या वेरिएबल होते हैं? मटेरियल कब खरीदेंगे? जरूरी है खरीदता ही रहूं, मैं खरीदता ही रहूं। लॉकडाउन में क्या सबने मटेरियल खरीदा? नहीं खरीदा। अरे घर में खाना ही नहीं बन रहा तो सब्जी थोड़ी खरीदेगा कोई। वेजेस, वर्कर कुछ काम ही नहीं कर रहे तो वर्कर को पैसे देंगे क्या? और वेरिएबल ओवरहेड तो नाम ही खुद ही लिख दिया वेरिएबल है, तो इसका मतलब 10, 5 और 5 यानी 20 रुपये हो गए पर यूनिट। कैसे? वेरिएबल। सेलिंग प्राइस है 30 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन है 10 रुपये। देख रहे हैं 10 रुपये कैसे आया हुआ? 30 रुपये सेलिंग प्राइस है, माइनस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये आ गई, तो इन्होंने 10 रुपये पर यूनिट पहले से ही निकाल कर दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल 1 लाख रुपये। तो घर से करना है दोनों कंपनीज का। आपसे प्रॉफिट पूछे हैं और ऑपरेटिंग लिवरेज। देखिए टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स तो है ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट इन्होंने ईबीआईटी को ही बोल दिया है, क्योंकि ईबीआईटी से आगे अगर आप निकालना भी चाहें, इंटरेस्ट है नहीं है, टैक्स रेट है वो भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो भी नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट से यहाँ मतलब किससे होगा? ईबीआईटी। जहाँ तक आप निकाल सकते हैं, जहाँ तक आप निकाल सकते हैं बस।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे जी, फाइनेंशियल लिवरेज। होमवर्क है, घर से करना। फाइनेंशियल लिवरेज लास्ट कॉन्सेप्ट है आज। फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ देखिए जरा, वही तो कंपनी है, सेल्स दोनों की सेम है, ठीक है बात। वेरिएबल कॉस्ट अगेन 60,000। कौन सी कंपनी बेहतर है? दोनों सेम है। कंट्रीब्यूशन 40,000, कौन सी कंपनी बेहतर है? सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। अब बताइए, दोनों सेम है, वेरी गुड। EBIT सेम है, चेंज है? माइनस इंटरेस्ट। अब बताइए, दिस इज 5,000 एंड 25। अब बताइए, जब मैंने लिखवाया था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, वह इंटरेस्ट भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इंटरेस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स्ड कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इंटरेस्ट और रेंट में एक बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? रेंट स्पेस का दे रहे हैं आप, फैक्ट्री का दे रहे हो, फैक्ट्री में रोज बिजनेस हो रहा है, तो वो ऑपरेटिंग नेचर का है, यानी हमारे जहां बिजनेस की एक्टिविटी हो रही है। लेकिन लोन फिक्स्ड कॉस्ट तो है, लेकिन ये अलग खानदान से है, ये फाइनेंशियल नेचर, यानी पैसे के लेन देन की वजह से आ रही है। समझ रहे हैं आप? जगह की जरूरत तो मुझे भी है, दूसरे मेरे कॉम्पिटिटर को भी है, लेकिन हो सकता है मुझे लोन की जरूरत हो, मेरे कॉम्पिटिटर को लोन की जरूरत ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट सबके यहाँ आती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ ना आए। लेकिन ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये जरूरी नहीं सबके यहाँ है। इसीलिए मैंने एक दिन पहले आपको बताया था, कुछ दिन पहले, आपको शेयर्स खरीदने लिस्ट बना लीजिए, गूगल कर लीजिए, वो कंपनी की लिस्ट निकालिए जिनके पास लोन नहीं है, जीरो डेट कंपनी, गूगल सर्च करेंगे लिस्ट आ जाएगी। जरूरी है तमाम कंपनी में शेयर खरीदना? एक पैरामीटर और जोड़ सकते हैं ना, वो कंपनी बेहतर है जहां पर लोन नहीं है। जानते हैं क्यों? लोन नहीं है तो क्या नहीं होगा? लॉकडाउन में मान लीजिए ये घटकर 10,000 रह गया, तो 10,000 में से कितने गए? 5। कुछ तो बचे। 10,000 में से कितने गए? घर से ला कर देना पड़ा। इसलिए आज भी इंटरेस्ट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लोगों ने कहा जी हमारा तो बिजनेस बनता, कहां से देंगे इंटरेस्ट? कोर्ट में केस चल रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मांग रहे हैं बैंक वाले, कि जो 4 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया तो बैंक भी सही है, बैंक का तो बिजनेस है। क्योंकि बैंक ने लॉकडाउन के दौरान FD पर तो ब्याज दिया है ना लोगों को, अब ब्याज दे तो लेना भी तो पड़ेगा, तो वो केस चल रहा है अभी। इसलिए ऐसी कंपनी बेहतर होती हैं जहां पर लोन की अमाउंट ज्यादा हो या कम हो? कम हो। कोशिश कीजिए ना हो तो और बेहतर है। तो इंटरेस्ट की वजह से भी एक रिस्क राइज होता है, और इस रिस्क को हम ऑपरेटिंग नेचर का नहीं बोल सकते। किस नेचर का बोलेंगे? फाइनेंशियल नेचर का। इंटरेस्ट से पहले क्या आता है और इंटरेस्ट के बाद क्या आता है? यही मामला है फाइनेंशियल लिवरेज। EBIT अपॉन EBIT लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फाइनेंशियल लिवरेज अराइज ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइनेंशियल लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। Financial leverage arise due to fixed financial cost. Second one लिखिए, fixed financial cost include interest and कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड, अभी एंड देख लेंगे 1-2 क्लास के बाद जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंटरेस्ट ही होता है बस। नेक्स्ट वन लिखे, फॉर्मूला बताइए क्या होगा? फॉर्मूला लिखिए,
फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT, वही सेम फॉर्मूला है। इंटरेस्ट से पहले देख लीजिए क्या है, इंटरेस्ट के बाद में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नवंबर 2007 एग्जाम में आया हुआ, सी इंटरमीडिएट में। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज 40 lakhs, 40 लाख की सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख, 10% डेट्स यानी लोन, कितने रुपए का लोन है? 30 लाख। मुझे बताइए लोन से मतलब है या इंटरेस्ट से मतलब है? इंटरेस्ट से मतलब, वेरी गुड। 30 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, कितना हुआ? 3 लाख। इक्विटी कैपिटल 45 लाख। आपसे दोनों लेवरेज पूछ लिए इस बार, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। क्या करें? बिल्कुल जी, स्टेटमेंट बना लीजिए, वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट 1 हेडिंग डाल दीजिए इनकम स्टेटमेंट। वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए दो तरीके से करने के, या तो आप रुपीज में कर लें, पूरा लिख के 40 लाख 000, इतनी जीरो क्यों लगा रहे हैं? एक काम करें, यहीं ऊपर लिख दीजिए फिगर इन लैक्स, बोर्ड लगा दो ना। इस घर में कौन लोग रहते हैं? रुपीज रहते हैं, लैक्स रहते हैं? लैक्स रहते हैं। 40 क्यों जीरो लगाऊंगा बार बार इतनी सारी, क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट खुद क्वेश्चन ने दिया है, दिस इज 15, फिक्स्ड कॉस्ट 6, दिस इज 9, इंटरेस्ट 30 का 10% करके दिखाना है 3, दिस इज 6। तो झटपट इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए एक बार इनकम स्टेटमेंट बन जाए फिर चीज़ें बहुत आसान है। इनकम स्टेटमेंट एक बार बन जाए तो चीज़ें आसान है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखिए हमेशा, कंट्रीब्यूशन अपॉन, भूल जाए तो हमेशा ऑपरेटिंग से पहले और बाद में। कंट्रीब्यूशन है 15/9। दूसरा है जी फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT अपॉन EBT 9/6। ये बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 666 होगा ना, तो 67 कर लेते हैं। बड़े आगे तो दो बातें सीख ली हमने, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों कैसी चीज़ें, अच्छी हैं बुरी? बुरी चीज़ें हैं, रिस्क है ना। यस सर। कभी भी एग्जाम में अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो लोअर सेलेक्ट करेंगे या हायर सेलेक्ट करेंगे? लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर। जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। क्वेश्चन 4 फर्स्ट की तरह ही है, बस वहाँ ऑपरेटिंग था, यहाँ फाइनेंशियल भी है। लास्ट कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए, आज का लास्ट कंबाइंड लिवरेज, इसी भी देख लेते हैं क्या है। लास्ट कॉन्सेप्ट है कंबाइंड लिवरेज। इकट्ठा। भूत प्रेत के बारे में ऐसा कहते हैं, अरे एक तो ये बड़े खुश रहते हैं लोग, भूत प्रेत मूवीज में देखा है, सच में तो कभी देखा नहीं, हंसते हुए आते हैं बस, हा, मतलब इतने खुश हैं, हंसते हुए ही आते हैं हमेशा। कोई रोता हुआ भूत नहीं देखा पिक्चरों में। भूतों के बारे में ऐसा कहते हैं, दो भूत जब मिल जाएं 20 के बराबर हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाती है इनकी, कंबाइंड लिवरेज बन जाते हैं, इकट्ठे हो गए। कंबाइंड लिवरेज अलग से कुछ नहीं है,
ये ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? कंबाइंड लिवरेज। फर्स्ट पॉइंट लिखे, इसे कॉम्पोजिट लिवरेज भी कहते हैं। तो पहले ही लिख लीजिए, कंबाइंड लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिट लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज composite leverage, COMPOSIT, composite leverage। नेक्स्ट वन लिखे, सेकेंड वन लिखे। तो बताइए दो भूतों को मिलाना है, प्लस करें मल्टीप्लाई करें? प्लस से शक्ति ज्यादा होगी या मल्टीप्लाई से शक्ति ज्यादा होगी? 5 + 5 तो 10 होते हैं, लेकिन 5 × 5 25 हो जाते हैं। तो भूत हैं ये दो लोग, इकट्ठे आएंगे तो शक्ति प्लस होगी या मल्टीप्लाई होगी? मल्टीप्लाई। ये इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ये तो मजा ही नहीं आ रहा फॉर्मूले में। तो और एक तरीका और, ऐसे मजा नहीं लेना, एक और तरीका। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला क्या था जी? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल का फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन EBT। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, इससे ये कट जाएगा। नहीं कह सकते ऐसा? तो दो फॉर्मूले हैं, आप ये यूज कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, आप ये यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए जब तक चीज़ों की नॉलेज ना हो तो हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं चीज़ों को। एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये CS में आया, अभी CS में भी है, बेसिक है वहाँ पर। अब वहाँ क्या हुआ, एक मैनेजर साहब आए कंपनी में। मैनेजर साहब ने कहा भाई डेटा दिखाओ क्या चल रहा है हमारी कंपनी में, ये क्या तुम बातें करते रहो, लिवरेज विवरेज दिखाओ क्या है ये। कह रहा ओ माय गॉड ये क्या है? मैनेजर कह रहा है ये ओ माय गॉड क्या है ये? जो वहाँ का फाइनेंस मैनेजर था वो कह रहा सर क्या हुआ? कह रहा भाई देखो हमारी तो कंपनी डूब जाएगी। कह रहा क्यों? कह रहा देखो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका लिवरेज कितना ज़्यादा है और हमारा है ही नहीं लिवरेज, हमारा लिवरेज बहुत कम आ रहा, हम तो बहुत डूबने वाले हैं। अब मैनेजर को पता ही नहीं ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसने तो लगा जैसे GP रेशो ज़्यादा होता है, NP रेशो ज़्यादा होना चाहिए, टर्नओवर रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, उसको लगा ऐसी कोई चीज़ होगी, तो वो डांट रहा है उसे। कह रहा बेवकूफ़, कंपनी बंद कराओ, लिवरेज बढ़ाओ, डूबने वाली कंपनी, मैं अगली बार आऊँगा लिवरेज ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आपको कमेंट करना है कि क्या आप मैनेजर या MD साहब जो आए थे दौरे पर, इनकी बातों से आप सहमत हैं? नहीं सहमत हैं, क्योंकि लिवरेज कोई खाने की चीज़ थोड़ी है, ये तो नेगेटिव चीज़ है। कॉस्ट भी नेगेटिव चीज़ है, लिवरेज भी नेगेटिव चीज़ है, रेवेन्यू पॉजिटिव चीज़ है। तो ये तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। पढ़िए जरा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन 7। तो क्या ना, चीज़ें जब पता ना तो अर्थ का अनर्थ होता है। यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, चीज़ों के बारे में जब ना बताओ, जैसे मुझे अब छोटा था तो वहाँ अखबार में एक हेडिंग आई 25 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया। अब मैंने कहा ये 25 किलो की हीरोइन कौन सी होती है, इतने कम वजन की एक्ट्रेस कौन है हमारी इंडस्ट्री में? अब वो चीज़ों का नहीं पता। अब जब धीरे बाद में पता चला, अच्छा हीरोइन भी एक नशे का नाम होता है, नशा होता है एक तरीके का। तो वो 25 की कोई कभी आता था 5 किलो के साथ, मैंने 5-5 किलो की हीरोइनें कौन सी पिक्चर में काम करती हैं? तो ये ऐसी यहाँ बेवकूफ़ी हो गई इससे। यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, आप फाइनेंस मैनेजर हैं, फील कीजिए, इन बिग पेन लिमिटेड। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ योर कंपनी इज 5। आपकी कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है? 5। द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 3, फाइनेंशियल 3 है। सेकेंड पॉइंट, योर मैनेजिंग डायरेक्टर हैज फाउंड दैट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ योर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर स्मॉल पेन लिमिटेड आर, देख रहे हैं? यस सर। वहाँ तो कम है, हमारा कम है, उनसे 6-4, हमसे कहीं ज़्यादा है, उस्ताद आदमी है। थर्ड पॉइंट, इन हिज ओपिनियन, किसका? MD का, द स्मॉल पेन लिमिटेड इज बेटर देन ऑफ बिग पेन लिमिटेड बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू ऑफ लिवरेज। डू यू एग्री विद द ओपिनियन ऑफ योर MD? क्या आप MD साहब से सहमत हैं? यस सर। बस नो लिखने से आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे,
इतना छोटा मक्खन मलाई लगानी पड़ेगी, बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। आंसर तो नो ही है, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला उससे मज़ा नहीं आता है। मेहमान आते हैं घर पर तो थोड़ी सी सब्जी एक खिला दी, पापड़ भी होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए, हलवा होता ना। अरे मेहमान आए भैया, रोज रोज थोड़ी आते हैं, आप खुद कैसे खा रहे हैं अलग बात है। तो चीज़ों को सजाना, हाँ खुद तो हो सकता है भी चलो जैसा चला, अब शादी के बाद हमारी तो हालत ऐसी है, जो मिला खा लिया। तो लेकिन मेहमान आते हैं उस दिन हमारा ही फ़ायदा होता है, तो चीज़ों को सजाया जाता है। ऐसी एग्जामिनेशन हॉल में इसका आंसर नो ही है, बस NO, बस खत्म। लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, सजाना पड़ेगा चीज़ों को। लिखिए जरा कैसे सजाना है, लिखिए। देखिए आप नो कह रहे हैं तो पहले बताइए क्यों कह रहे हैं आप ऐसी बात? लिवरेज, पहले तो लिवरेज को बताइए उसे, तो मूर्ख बैठा है, उसे कुछ नहीं पता। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए लिवरेज इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। पहले बताइए लिवरेज है क्या? लिवरेज इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क। Leverage is the measurement of risk and higher leverage means high risk. And lower leverage means low risk. पहले तो बता दीजिए लिवरेज है क्या, बता दिए हमने। लिवरेज का मतलब रिस्क है, ज़्यादा लिवरेज का मतलब ज़्यादा रिस्क, कम का मतलब कम। सेकंड वर्ड लिखें, सो वाइल सेलेक्टिंग एनी कंपनी, सो वाइल सेलेक्टिंग एनी कंपनी, किसी कंपनी को सेलेक्ट करें तो क्या क्राइटेरिया रखें? सो वाइल सेलेक्टिंग एनी कंपनी वी शुड सेलेक्ट दैट कंपनी, वी शुड सेलेक्ट दैट कंपनी विच हैव लोअर अमाउंट ऑफ लेवरेज। ये भी हमने बता दिया भैया, जब सेलेक्ट करेंगे तो हमें जिसका लेवरेज कम होगा उसे सेलेक्ट करना होगा। लोअर अमाउंट ऑफ लेवरेज, वी शुड सेलेक्ट दैट कंपनी विच हैव लोअर अमाउंट ऑफ लेवरेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले बताइए टॉपिक क्या है, लेवरेज, वो अच्छा है बुरा है, ये बता दिया। अब अपने क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in the given question, in the given question small pen limited have higher amount of leverage, small pen limited have higher amount of leverage, small pen limited have higher amount of leverage, ब्रैकेट में लिखिए कितना था 6 and 4। उसे कोई मौका ना दे आप कॉपी चेक करने वाले कि काट कहाँ काटेगा नंबर, वो कोई स्कोप मत छोड़िए, बता दीजिए हायर का मतलब क्या है 6 and 4 ब्रैकेट 1। एंड बिग पेन लिमिटेड हैव लो अमाउंट ऑफ लिवरेज। बेटा हाँ करो बेटा, लो अमाउंट ऑफ लिवरेज ब्रैकेट में लिखिए कितना था 5 and 3। क्या मतलब है इसका, कॉमा, सो इट मीन्स बिग पेन लिमिटेड इज बेटर देन स्मॉल पेन लिमिटेड। So it means big pen limited is better than small pen limited। बता दिया हमने। अब लास्ट में उनका सम्मान कीजिए, एमडी साहब का, उनका भी सम्मान करना है। लेकिन फोर्थ पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस, ये सब हमने जो एनालिसिस करी है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस वी आर नॉट एग्री विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर एमडी। सम्मान दीजिए पूरा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस वी आर नॉट एग्री विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर एमडी। नाम तो नहीं बताया उनका, कौन है?
क्योंकि आपसे लास्ट टाइम में जो पूछा ना वही पंच लाइन है, डू यू एग्री विद दी ओपिनियन। हमने बता दिया भैया उनके ओपिनियन से सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने इतनी सारी राम कहानी सुना दी, इसे पढ़ लो समझ जाओ। कहां तक बताएं, सब कुछ बता तो दिया है इसमें। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन है आज के होमवर्क। चलिए आज की बात यहीं तक, इंतजार कीजिए कल तक। थैंक यू।